बाप बेटे रुकदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं फ़याद फ्रांसिस अबिमारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फ़ख्र में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसी शख्सियात से कराना चाहता हूँ, दो ऐसी नौजवान बेटियों से कराना चाहता हूँ जिन्होंने अपने हुनर, अपनी तालीम और अपनी जहानत के बलबूते पर MSc में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। मेरी मुराद मिस निशा फ्रांसिस से है जिन्होंने MSc जियोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और उनके साथ जो हमारे साथ स्टूडियो में होगी नाजिश खुर्शीद जिन्होंने MSc साइकोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल करके हमारी मसीही कौम का नाम और सर फख्र से बुलंद किया है। हमारा वो फख्र है, हमारी कौम की पहचान है, और उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर जो है अपनी तालीम को अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। ना सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि गोल्ड मेडल हासिल करके दूसरों के लिए भी नेक नमूना जो है वो उन्होंने दिया है। तो नाज़रीन, अभी मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ तशरीफ रखती है मिस निशा फ्रांसिस जिनका तल्लुक सरगोदा से है, और इन्होंने MSc जियोलॉजी में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो मिस निशा, मैं आपको अबिमारिया कैथलिक टीवी पर खुशामदीद कहता हूँ। और उनके साथ मिस नाजिश खुर्शीद हैं, उनका तल्लुक भी सरगोदा से है, और उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो मैं आप दोनों को अबिमारिया कैथलिक टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। जी, मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ हमारे बिशप साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम आपके सामने आके अपने तालीमी सफ़र के एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे पैरिश प्रीस्ट का, रिस्पेक्टेड फादर डेविड जॉन, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एव मारिया की पूरी टीम का, जो आज यहाँ पे आए और हमारे से मुख्तसर बात करने के लिए हमें टाइम दिया उन्होंने। सही है, तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप दोनों ने गोल्ड मेडल लिया है। आपने जियोलॉजी में MSc जियोलॉजी में लिया, आपने जो है ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो सबसे पहले आप बारी बारी हमारे नाज़रीन को अपनी फैमिली के बारे में बताएं। तो मिस नाजिश, आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से हैं और आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? जी, मैं भागटावाला चक नंबर 24 जनूबी से मेरा ताल्लुक है, और मेरी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं। हम 5 बहन भाई हैं, और मेरी अम्मी और पापा। तो हम सब बहन भाई पढ़ते हैं। मेरे बड़े भाई ने ग्रेजुएशन की है, और अभी वो जो है उसकी अभी कोई जॉब नहीं है, ही इज ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। और मेरा छोटा भाई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, एंड ही इज ऑल्सो टॉपर ऑफ हिज क्लास। और अभी उसका रिजल्ट आउट हुआ तो उसने अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में टॉप किया है, और छोटे बहन भाई जो हैं वो भी सारे पढ़ रहे हैं। तो मिस निशा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कहाँ से हैं आप? सरगोदा से हैं या? मेरी फैमिली में कुल 5 अफराद थे। मेरे फादर की तो डेथ हो चुकी है, जी जी, और मेरी वालदा अभी भी जॉब कर रही हैं, और हम कुल 3 बहन भाई हैं। उनमें से मैं एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ और अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू किए हुए हैं, and I really want to achieve something big in my life. Good. तो मिस निशा, जब आपने गोल्ड मेडल हासिल किया तो आपके क्या तासरात थे, क्या जज्बात थे, आपने क्या फील किया कि आपने कुछ फर्क किया है अपनी जिंदगी में, तो कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ खुदावंद का, जिसने मुझे इस इतनी बड़ी अचीवमेंट से नवाजा। और एज बीइंग अ क्रिश्चियन हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखिए कि टू बी फोकस्ड। और वालिदैन ने और फैमिली ने हमारे ऊपर जो भरोसा और एतमाद के साथ हमें आगे स्टडीज़ के लिए भेजा है, उसको बरकरार रखें और उनके कभी भी भरोसे को टूटने ना दें। वेरी गुड। एंड इसी लगन को लेके मैंने अपनी पढ़ाई में ये अचीवमेंट हासिल की है, और मेरे लिए भी फ़ख्र का बाइस है, और मेरे ख़ानदान वालों के लिए भी फ़ख्र का बाइस है, क्योंकि मेरी फैमिली में आज तक किसी ने गोल्ड मेडल अचीव नहीं किया और कोई भी टॉपर नहीं है यूनिवर्सिटी का।
तो मेरे लिए बहुत एजाज फख्र की बात, फख्र की बात। और ये बिल्कुल हमारे लिए भी, हमारी मसीही कौम के लिए भी फख्र की बात है कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो मिस नाजिश, आपने एमएससी साइकोलॉजी की है और अपनी ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, तो आपको कैसा लगा था जब आपको ये पता चला कि आपको गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है और आपने ये अचीव किया है? तो क्या आपके तासुरात थे, क्या फीलिंग्स क्या थी? एक्चुअली मेरा ताल्लुक जिस फैमिली से है उसमें यही समझा जाता है कि गर्ल्स को बस मैट्रिक कराओ, उसके बाद घर के काम सिखाओ, सिलाई सिखाओ, उनकी शादियां कर दो। तो आई वाज फर्स्ट गर्ल इन माय फैमिली जो कॉलेज में गई, और उस टाइम पे मेरे मामू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सब कहते थे कि आप ना जाएं, बस मैट्रिक कर लिया है, अब इसे घर बिठाओ। तो लेकिन मेरे मामू ने मुझे कहा कि मेरी पोजीशन थी, तो मामू ने कहा कि नहीं, आप यू कैन डू दैट, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद जो है स्टिल अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गर्ल्स को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और उनकी वजह से मैं आपने ये अचीव किया। तो बिल्कुल नाज़रीन, अगर हम अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपनी बेटियों को, लड़कियों को जो है ये आज़ादी जब तक हम फराहम नहीं करेंगे, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत सारी फैमिलीज में लड़कियों को जो है वो कम तरजीह दी जाती है, लड़कों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, चाहे वो खाने का मामला हो, पढ़ाई लिखाई का मामला हो, या बाहर आने जाने का कोई मामला हो, तो हम लड़कियों को बहुत ज्यादा पाबंदी में रखते हैं। लेकिन अब जो दौर है 2021 में से हम गुजर रहे हैं, और ये सदी जो है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। हमें अपनी बेटियों को जो है लड़कों के मुकाबले में शाना बशाना जो है वो अपनी उनको आगे बढ़ने के मौके जो है फराहम करने चाहिए। और देखें उसका अमली नमूना कि उनकी फैमिली में ये मसला था, लेकिन फिर भी उसके मामू ने इनकरेज किया और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करके ये साबित किया है कि अगर आप हम पे एतमाद करेंगे अपनी बेटियों पर, लड़कियों पर, तो वो जरूर आपको जिंदगी में कामयाब होकर दिखाएंगे। तो मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं बारी बारी, मिस नाजिश आपसे भी और मिस निशा आपसे भी, कि मिस निशा पहले आप बताएं कि नर्सरी से लेकर ये एमएससी का जो सफर है ये आपका कैसा रहा, कैसे आप इस मुकाम तक, इस लेवल तक पहुंचे? नर्सरी से लेके मैट्रिक तक तो मैंने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल में ही तालीम अपनी कंप्लीट की है, सरगोदा में। और हाँ जी, सरगोदा में। मेरा ताल्लुक सरगोदा से ही, और यहाँ पे तो किसी किस्म की मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो एज बीइंग माइनॉरिटी स्टूडेंट हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट I was focused and I wanted to achieve something. तो मैं कॉन्फिडेंट भी रही और इन मुश्किलात का सामना भी किया। तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे क्रिश्चियन स्टूडेंट? मैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी? क्रिश्चियन स्टूडेंट मैं अकेली थी, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा, ये तो बहुत एक और अच्छी बात है। और इस सारे माहौल में आपने अपने आप को कायम रखा और अपनी पढ़ाई पर जो है वो फोकस किया। हमेशा जब भी हमें पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो वालिदैन की दुआ हमारे साथ ही होती थी। सही। और उन्होंने बहुत भरोसा करके हमें भेजा है, तो हमने कभी भी उनके भरोसे को तोड़ा नहीं है। सही है। और आपने मिस नाजिश, आपने कैसे ये सारा सफर तय किया, कहाँ से स्टडी की? मैंने थ्रू आउट जो मेरी स्टडीज हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। गवर्नमेंट से, सही। तो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है हमारे गांव का, वहां से मैंने 8th तक पढ़ा। और देन जो है भगटावाला से, क्योंकि हमारे गांव में स्कूल नहीं है हाई स्कूल, तो भगटावाला से मैंने मुस्लिम मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक किया। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भगटावाला से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इंटर भी वहीं से और ग्रेजुएशन भी। और इन थ्रू आउट इन 6 साल में आई वॉज टॉपर ऑफ माई क्लास। और स्कूल में मैं अकेली क्रिश्चियन स्टूडेंट थी, लेकिन कॉलेज में मेरे साथ और भी थे क्रिश्चियंस। हाँ जी, और भी थे, लेकिन मुझे इस हवाले से कभी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। कुछ लोगों को होता है कि माइनॉरिटी है तो इस वजह से, लेकिन कमतरी में होते हैं या अपने आप को
थोड़ा जी क्या महदूद सा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का, शायद मैं टॉपर थी इसलिए मुझे इस तरह की सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ा। और अगर टॉपर ना भी हूँ तो मैंने अपनी क्लास में, मैं बड़ी क्वाइट और शाई स्टूडेंट रही हूँ। स्टूडेंट होते हैं अटेंशन सीकर होते हैं कुछ लोग, जो टीचर की अटेंशन हासिल करने के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्वेश्चनिंग ना करें, करनी चाहिए, लेकिन ये है कि मैं क्लास में क्वाइट और ओबीडियंट स्टूडेंट रही हूँ। तो क्लास में मैंने कभी इतना इंटरेक्शन नहीं रखा। इवन जब हमारा रिजल्ट आउट होता था तो टीचर्स बाद में पूछते थे कि क्लास का टॉपर कौन है, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो मैं कभी खड़ी नहीं हुई। मैंने क्लास में कभी नहीं बताया कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। सही सही। तो मेरी फ्रेंड्स अमारा और सबा होती थी, वो बार बार मुझे कोहनियां मारी होती थी, हमारी टॉपर पीछे सोई रहती है, उठ के बताओ। तो मैंने ऐसे कभी बताया शो नहीं। ऑफ नहीं किया जी। तो अभी भी मेरे साथ मेरे बहुत से क्लासमेट्स हैं जिन्हें शायद पता ही ना हो कि कौन था टॉपर कॉलेज में। तो नाज़रीन देखें, ये कितनी अच्छी बात ये बता रही हैं कि उनके गांव में मिडिल स्कूल था, फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाके उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। तो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट स्कूलों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और मैं समझता हूँ जाती तौर पर कि गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट जो है वो टीचर्स होते हैं, और वो मेरिट पर जो है भर्ती हुए होते हैं, और वो अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड भी करते हैं। अगर आप पढ़ने वाले हों और अगर आपका जज्बा सही हो, आपके जज्बात सही हो और आपका फोकस ठीक हो, तो आप जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। और इन दोनों ने ये साबित किए हैं, और फर्क फर्क तजर्बात हैं। एक प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से पढ़ी है, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी है, लेकिन दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये हमारा फख्र है, ये हमारी कौम का फख्र है। तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप बताएं कि आपकी तालीम और तरबियत में आपके पेरेंट्स का क्या किरदार है, आपके वालिदैन का, वालदा का, वालिद का, किस तरह उन्होंने आपको जो है इंकरेज किया और सपोर्ट किया कि आपने अपनी तालीम मुकम्मल की? जहाँ तक रोल मॉडल की बात की जाए तो वालिदैन ही हमारी जिंदगी में वो शख्सियात होती हैं जो हमें इस मकाम तक लेकर आते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बन सकें। और मेरे साथ भी यही है कि मेरी मदर, वो मेरे लिए रोल मॉडल है। उन्होंने शुरू से ही मुझे हर बात में सपोर्ट किया है, और मेरे तालीमी सिलसिले में ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे फादर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मेरी मदर जो है इस पे पुख्ता रही हैं, और उन्होंने कभी भी मेरा तालीमी सिलसिला जो है ना वो रुकने नहीं दिया। वेरी गुड। आपकी वालदा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आप? हाँ, मेरे पापा की एंडोस्कोपी हुई है जब हम इंटर के स्टूडेंट्स थे, मैं और मेरा भाई। तो उस वक्त काफी खराब सर्कमस्टांसेस भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमें हमेशा कहा है कि पढ़े। हमारी फैमिली के किसी मेंबर ने बोला कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाना चाहिए, तो मेरे पापा ने उस टाइम पे बोला था कि अगर मेरी बेटी पढ़ने के लिए दुनिया के दूसरे कोने में भी जाना चाहे तो मैं उसे भेजूंगा। तो उन्होंने कभी भी मुझे मेरे डिसीजन में, लैट मैंने दिया था, LLB में मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम लॉयर भी बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बाद में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो इसके अलावा ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है, बहुत से लोगों को लगता है कि गर्ल्स को यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग्स कभी भी ख़राब या गलत नहीं होती। वहाँ पे हम जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे जो लोग जा रहे होते हैं वो सही या गलत। बिल्कुल, आपने अपने करैक्टर को, अपने किरदार को जो है वो मुस्बत बनाना है। तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल हुई, और फिर आप, हम ये कह सकते हैं कि आज तक हमने जो भी अचीव किया है हमारी फैमिली की सपोर्ट की वजह से किया है। अपने ऑन पे तो हम नहीं कर सकते थे। जी जी। अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी फ्यूचर क्या प्लानिंग है आपकी क्या प्लानिंग है? अभी तो आप टीचिंग कर रहे हैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में जी। और आप दोनों बारी बारी बताएं कि आपका फ्यूचर क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में आगे? मैं CSS करना चाहती हूँ, उसकी प्रिपरेशन भी मैं कर रही हूँ। और इससे पहले मैं जॉब कर रही थी गवर्नमेंट एसोसिएट डिग्री कॉलेज भागटावाला में, और ये भी बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मेरी इंटर्नशिप मैंने वहीं से की। मेरे लिए प्राउड की बात थी, जिस कॉलेज में मैंने 4 साल पढ़ा वहीं से मैंने अपनी इंटर्नशिप की है। और इंटर्नशिप ख़त्म करने के साथ साथ मैं अपनी CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने, और अभी भी कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने PAF में एज कमीशन्ड ऑफिसर अप्लाई किया हुआ है।
तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। और हमारी दुआ है कि खुदा आपको कामयाब करे। और मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने CSS का जिक्र किया है, तो नाजरीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के छुपाने आला फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ फर्शन ने गुज़श्ता 3 सालों से उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है या जो CSS का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, उनके लिए बाकायदा अकेडमी का इजरा किया हुआ है, और जहां से 3 बैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और उन्होंने काफ़ी जगहों पर अप्लाई किया और 5-4 लोगों की सिलेक्शन भी हुई है। तो उनका ख्वाब है कि हमारी मसीही कौम के हर घराने से कोई ना कोई CSS ऑफिसर हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट ओहदे पर फाइज हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जो है कौम की, मुल्क की खिदमत करे। तो आपके लिए भी ये ऑप्शन है कि अगर आप CSS में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप स्टडी को जारी रखना चाहते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से उसकी प्रेपरेशन कर सकें, तो यू आर द मोस्ट वेलकम, ताकि आप हमारी कौम के लिए जिस तरह आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, इस तरह आप CSS में भी कामयाबी हासिल करें। और जैसे कमीशन के लिए आपने कहा कि कमिश्नर के लिए आपने अप्लाई किया, उसमें भी आप कामयाबी हासिल करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रगल को जो है ना वो जारी रखना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी। अभी रिसेंटली मारिया शमाउन जो है कोयटा में, वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है तैनात हुई है, तो उसने तकरीबन 7-8 दफ़ा वो उसमें फेल हुई थी और बार बार उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और देखें एट द एंड शी इज़ असिस्टेंट कमिश्नर, उसने अचीव किया। तो ये है कि हम जब अपनी स्ट्रगल को जारी रखते हैं तो कंटिन्यूली उसको जारी रखते हैं, तो फिर आप उसमें बेहतरी आती है। तो आपका क्या है प्लान? मेरा एम शुरू से यही था कि मैंने कुछ बड़ा अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, और उसके लिए काफ़ी मैं कोशिश भी करती रही हूँ, और अभी भी यही है कि कुछ ना कुछ बन सकूँ, कुछ ना कुछ अचीव कर सकूँ। CSS के लिए भी कोशिश जारी है और आगे फर्दर स्टडीज़ भी जारी हैं, ताकि ज़िंदगी में कभी भी पशेमान ना हो। और इस चीज़ को अगर मैं पीछे देखती हूँ अपने पास में, तो अपने किसी भी फैसले पे मुझे ना ये ना हो, पशेमानी ना हो कि मैंने गलत डिसीजन लिया। वेरी गुड, मेहनत करके ही आगे जाना। तो हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और हम आपके लिए दुआगो भी हैं कि आप दोनों जो हैं ना सिर्फ सरगोदा का बल्कि अपने पेरिस सेंट फ्रांसिस एक्जेवियर पैरिश का नाम रोशन करें, अपनी मसीही कौम का नाम रोशन करें, और अपने वालिदैन के लिए जो है वो आप तरक्की और खुशहाली का बाइस ठहरें। तो आप दोनों से गुजारिश है कि आप हमारे जो आप भी यंग हैं, नौजवान हैं, तो आप नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवानों के लिए हमारा यही पैगाम है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल सिलेक्ट करें और अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं। अगर बेमकसद ज़िंदगी गुजारेंगे तो इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन फिर उसको गुजारने का कोई मज़ा नहीं होगा। सही है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई गोल अचीव करते हैं या कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी पे भी उनको फ़ख्र होगा और खुदा के हुजूर भी वो इस चीज़ को सरबुलंद होंगे, इस चीज़ की गवाही दे सकेंगे कि खुदा ने जिस मकसद के लिए उनको यहाँ पे मसीही बना के भेजा है, हम अपनी कौम का फ़ख्र बन के उस चीज़ को पूरा करें। वेरी गुड। तो मिस, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नौजवानों से यही कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से उन्होंने गोल्स की बात की, निशा ने, कि अपने गोल्स रखें और अपने माइंड को माइंड दें। हम पता क्या करते हैं, हम ना लॉजिक्स दे रहे होते हैं, जो चीज़ हम नहीं कर पाते हम माइंड को रिलैक्स करते हैं, अब एक्सक्यूजेस देते हैं कि इसकी ये वजह है, मैं इसलिए अचीव नहीं कर पाया। तो कोई वजह नहीं होती, यकीन करें जो भी गोल हम सेट करें हम वो अचीव कर सकते हैं। लोगों ने जो जितनी भी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की हैं कंसिस्टेंट होके की हैं। तो अपनी ज़िंदगी में मुश्किल मिजाज रहें तो खुदा आपको यकीनन कामयाबी देगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के ये इश्यूज़ होते हैं कि फ़ाइनेंशली जो है हम लोग कमज़ोर थे, फ़ाइनेंशली हालात अच्छे नहीं थे, तो इसलिए मैं जो बनना चाहता था मैं नहीं बन पाया। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे में कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मैं लोगों को ये बात बता सकूँ, लेकिन आज बता रही हूँ कि अगर मेरी बात सुनने के बाद किसी एक को भी मोटिवेशन मिलती है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। मैंने जब MSc के लिए अप्लाई किया सरगोदा यूनिवर्सिटी में, जी। मेरे पापा जॉब करते हैं आज़ाद कश्मीर, तो वहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है। उन्होंने जब हमें घर कॉल करनी हो तो वो अपने सर्कल से निकल कर फिर हमें कॉल करते हैं।
तो उस वक्त पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ना मुझे पता था कि यूनिवर्सिटी में जैसे मेरिट लिस्ट लगे उसी टाइम पे फीस जो है उनकी सबमिट करानी होती है, अदरवाइज आपकी सीट जो है वो ख़राब हो जाती है, आपको सीट नहीं मिलती। तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। रात को 9 बजे मेरिट लिस्ट लगी और मुझे मैसेज आया, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट लगी, मुझे मैसेज आया कि आप सुबह 12 बजे जो है ना अपनी बैंक में फी जमा करा के अपना जो है ना एडमिशन जो है वो क्लियर करवा लें। तो मैंने पापा को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा था। भाई को कांटेक्ट किया, वो भी उनके साथ, उनसे भी बात नहीं हो पाई। तो मैं यकीन करें मैं 1% भी परेशान नहीं थी, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अब क्या होगा, सुबह फ़ीस जमा करानी है, तुम्हारा तो एडमिशन रह जाएगा। तो मैं बहुत रिलैक्स थी। मैंने अम्मी से कहा कि कोई बात नहीं, मैंने अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, कल मैंने एमए इंग्लिश के लिए भी साथ अप्लाई किया हुआ था। मैंने कहा कि कल उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, मैं उसमें कर लूँगी, इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं लाइफ में कभी इतनी कंफर्टेबल और इतनी रिलैक्स नींद नहीं सोई हूँ। मैं दुआ करने के बाद बहुत सुकून के साथ सोई हूँ। मैंने 1% भी मैंने टेंशन नहीं ली, क्योंकि मैं थ्रू आउट अपनी क्लास में टॉपर रही हूँ, हमेशा स्कॉलरशिप स्टूडेंट रही हूँ, स्कॉलरशिप्स मिलती रही हैं, प्राइजेस भी बहुत मिले हैं। तो मैंने बहुत रिलैक्स होकर मैंने कहा कि जिसने यहाँ तक पहुँचाया ना अम्मी, वो आगे भी पहुँचाएगा, उसने आगे भी ज़रूर कोई रास्ता रखा होगा। तो मैं प्रेयर करने के बाद मैं सो गई और आराम से सुबह 9 बजे मेरी अम्मी घर के बाहर खड़ी थी गली में। तो चची है मेरी, उनका घर हमारे घर के साथ है। उन्होंने अम्मी से पूछा कि आपने तो यूनिवर्सिटी जाना था, आप अभी घर हैं? तो अम्मी ने कहा कि नहीं, मेरा नाम लिया कि नाजी के पापा से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो फ़ीस के पैसे नहीं हैं, तो इसलिए हम नहीं जा रहे। वो घर गई हैं और यकीन करिए ये मेरे वो चाचू हैं जो कहते थे कि गर्ल्स को मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो घर गई हैं, उन्होंने चाचू को बताया कि नाजिश का फ़ीस का मसला है और उसने आज ही एडमिशन की फ़ीस जमा करानी है, अदरवाइज़ उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझसे फ़ीस पूछी। मेरी फ़ीस 18,000 थी, क्योंकि मेरा मेरिट पे एडमिशन था, इससे ज़्यादा भी होती है लेकिन मेरी 18,000 थी। वो मुझे खुद आके 25,000 रुपीज़ मेरे घर दे कर गए हैं कि आप एडमिशन लो, बाकी मैं बाद में देख लेंगे क्या होता है। और उन्होंने आपको सपोर्ट किया? उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यकीन करें मैंने कभी उन्हें थैंक यू भी नहीं बोला। ये उनकी बहुत बड़ी, मेरे लिए उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। थैंक यू आपको बोलना चाहिए। तो बेशक बताती हूँ उसका रीज़न। बेशक जो है उसके बाद पापा ने रिटर्न भी कर दी, उनसे कांटेक्ट भी हो गया, लेकिन ये है कि उस टाइम पे अगर वो ना होते तो मेरा एडमिशन पॉसिबल नहीं था। तो बिल्कुल, ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, खुदा वहाँ से पैदा करता है जहाँ नहीं बोया होता, और खुदा वहाँ से ज़राए मुहैया करता है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, खुदा पत्थरों से भी पानी के चश्मे जो है वो निकाल देता है। तो बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि खुदा ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया है, और उनको भी ये मोटिवेशन मिली है कि नहीं, तालीम कितनी अहम है और मेरी भतीजी ये अभी किस मुकाम पे पहुंची, तो मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए। आप थैंक यू की बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगता है थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है जो उन्होंने मेरे लिए किया। तो थैंक यू बोलना बहुत छोटा वर्ड है। आप कह सकते हैं अभी उनको थैंक यू बोल सकते हैं। यस, थैंक यू चाचू जी। और उस टाइम पे मैंने आप मुझे पैसे देकर गए, मैं ज़रा भी थैंकफुल नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना हक समझ के रिसीव किए। और उसके बाद जो है ये इसलिए बताया है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम फाइनेंशियली वीक हैं, हम आगे नहीं आ सकते। तो यकीन करें जब आपका, मैं 1% भी परेशान नहीं थी। मेरी अम्मी अभी भी मुझे कहती हैं, अभी भी पूछती हैं कि तुम उस वक्त पे परेशान नहीं थी। मैं नहीं थी। मैंने कहा कि जब खुदा ने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी उसने कोई मंसूबा रखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपकी सोच अच्छी लगन हो तो खुदा जरूर वसाइल मुहैया करता है। नेक्स्ट डे एमए इंग्लिश वालों की लिस्ट लगी, मेरा टॉप पे नेम था उसमें। वेरी गुड। भी मदर्स हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, बेशक छोटी क्लासेस में हैं या बड़े लेवल पे हैं, आप उनसे ज़रूर पूछा करें कि जब वो स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आए हैं तो उन्होंने पढ़ा है, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट की हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि मदर्स पूछती नहीं है, कुछ को ये होता है कि बच्चे बहुत छोटे हैं और कुछ का ये होता है कि ये इतने बड़े हैं। उनकी ये लॉजिक होती है ये इतने बड़े हैं, इन्हें खुद ही पता है कि अपना काम खुद करना है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मेरी अम्मी, हालांकि मैं कॉलेज में लेक्चरर भी रही हूँ, फिर भी मेरी अम्मी अभी भी मुझसे, उनकी आदत है रात को सोने से पहले वो मुझे हग करके किस करके अपने रूम में जाती हैं। तो वो मुझसे रोज़ पूछती हैं कि तुमने अपना स्कूल का पढ़ा है, और मैं उन्हें हंस के कहती हूँ कि मैं तो स्कूल का पढ़ती नहीं हूँ। फिर वो कहेंगी कि कॉलेज का पढ़ा है, मैं कहती हूँ मैं कॉलेज भी नहीं जाती। फिर कहती हैं यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी का तो मेरी कब की कंप्लीट हो चुकी है। फिर कहती हैं अच्छा बाबा जो भी पढ़ रही हो अपना वो तुमने पढ़ा है। मेरी मदर मुझसे हर रोज़ पूछती हैं, क्योंकि मैं CSS की तैयारी कर रही हूँ, पढ़ रही होती हूँ, तो वो हर रोज़ रात को मुझसे पूछती हैं कि तुमने अपना पढ़ा है, सेल के साथ लगी हुई हो, तुमने अपना पढ़ा है। तो आप पूछा करें बच्चों से कि उन्होंने पढ़ा है।
और मेरी अम्मी जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, और लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें मुझे यूनिवर्सिटी भी नहीं सिखा सकती थी वो मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। तो बीइंग मदर आप अपने बच्चों पे फोकस किया करें, तवज्जो दिया करें, ये ज़रूर देखा करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वेरी गुड। अगर हम कंसिस्टेंट अपना कोई मकसद बना लेते हैं और किसी एक चीज़ के पीछे कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। वो हमें शुरू में दिखे कि इम्पॉसिबल है या फिर नामुमकिन है, लेकिन खुदा हमारे लिए वसाइल ज़रूर पैदा करता है और यही हिम्मत वाली बात होती है और हमारे लिए जज्बे वाली बात होती है। तो सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने पे भरोसा रखें और ज़िंदगी में कुछ बड़ा ज़रूर अचीव करें, वरना ज़िंदगी बिल्कुल ही आपकी बेमायनी होगी। गुड। अभी आपने भरोसे की बात की है, तो सम टाइम ये होता है कि अगर एक भी बंदा जब हम किसी भी सिचुएशन में हो और सिचुएशन में हो, सिर्फ एक पर्सन हो जो हम पे ट्रस्ट कर रहा हो ना कि यू कैन डू, हम वो कर लेते हैं, हम खुद को कहना शुरू कर देते हैं कि आई कैन डू। और मेरी लाइफ में वो पर्सन हमारे इलाका मिनाद बाबू रशीद शंगारा हैं कि मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उन्हें कॉल करती हूँ कि ये मसला हो गया। मैं संडे स्कूल टीचर भी हूँ, तो यूथ का कोई मसला हो, संडे स्कूल का मसला हो, मैं सबसे पहले उन्हें कॉल करती हूँ। और इवन मेरी स्टडीज़ लाइफ में भी, तो वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो यहाँ मैं उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और एट द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू गेव अ वीमेन द राइट शू शी कैन कन्क्वेयर द वर्ल्ड। तो आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं प्लीज़, ये ना सोचें कि बेटियां तो अगले घर चली जाती हैं तो क्या होगा। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हम बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि हमने उनकी कमाई खानी है, हम सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ज़िंदगी में अगर कभी उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़े तो वो ले सकें। तो अपनी बेटियों को ज़रूर इनकरेज करें, मोटिवेट करें, उन्हें हायर एजुकेशन दें और अपने जहन से ये डर निकाल दें कि जब आप घर से बाहर उन्हें भेज रहे हैं तो कोई बुरा इन्वायरमेंट उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं कहती हूँ कि माओं को बच्चों की तरबियत ही ऐसी कर दो कि दुनिया की कोई बुराई उन्हें अपनी तरफ मुतासिर ही ना कर पाए। अगर वो घर से बाहर भी जाएँ तो कोई चीज़ उन्हें अट्रैक्ट ना कर पाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात की है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और अपने आने वाले वक्त के बारे में। तो नाज़रीन बिल्कुल अभी आप इन दोनों की स्टोरी को सुना और इन दोनों ने बड़ी स्ट्रगल की है और अपनी अपनी स्ट्रगल की जगह पर इन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों CSS ऑफिसर बनकर जो है इसको एग्ज़ाम को पास करके ऑफिसर बनेंगी और हमारी मुल्क और कौम की खिदमत करेंगी। और बिल्कुल यही हमारा फ़ख्र है, यही हमारी पहचान है और हम इसी के लिए गली गली शहर शहर हम अपने मसीही कौम के टैलेंट को आपके साथ मुतारफ़ करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और फजीलत माब आर्चबिशप जोसेफ अरशद का भी ये ख्वाब है कि हमारी मसीही कौम के बच्चे एहसास महरूमी से निकलें, एहसास कमतरी से निकलें और अपने सोचों को, ख्यालों को मुस्बत बनाएं और एजुकेशन पर तवज्जो दें, इल्म और तालीम पर तवज्जो दें, हुनर पर तवज्जो दें। और उनका एक नारा भी है कि पढ़ी लिखी कलीसिया और हुनरमंद कलीसिया, ये उनका नारा है, ताकि हम पढ़ी लिखी कलीसिया बनाएं, हुनरमंद कलीसिया बनाएं और हम जिंदगी में कामयाब हो सकें। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, आप दोनों से, कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आवे मारिया कैथलिक टीवी के लिए अपना टाइम निकाला और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो नाज़रीन आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारी इस आवाज़ को उन लोगों तक लेकर जाएं जो ज़िंदगी में मायूसी में हैं या किसी मुश्किल की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, वो इन मुश्किलात को एक तरफ रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप सबका आवे मारिया कैथलिक टीवी और हमारा फ़ख्र प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।